हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है 2020। अब 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है और यह एग्ज़ाम हमारा लगभग जून में होगा। दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर आपको कह रहे हैं कि दिसंबर का एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, ये सब बहकाने वाले बातें हैं। आप सभी जानते हो कि दिसंबर में एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज तारीख हो चुकी है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है, तो दिसंबर में एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। दोस्तों, एग्ज़ाम हमारा होगा जून में। जनवरी में फॉर्म आएंगे और जून में एग्ज़ाम होगा नेट का। और नेट की तैयारी करने वालों को मैं कहना चाहती हूँ, आपके पास एक बहुत अच्छा समय आपको दिया गया है, एक बहुत अच्छा समय आपके पास है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और किसी कारणवश अगर 2020 का एग्ज़ाम आपका पास नहीं हो पाया या जिसने जो फॉर्म फिल नहीं कर पाया किसी भी क्राइटेरिया की वजह से, वो अपना फॉर्म फिल करे जनवरी में और अभी से तैयारी शुरू कर दे। दोस्तों, नेट का एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं होता है। हम ये कहें कि उसका लेवल इतना लो नहीं होता है कि हम 1 महीने की तैयारी करके उसको निकाल दें। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि 15 दिन की तैयारी में मैंने जेआरएफ निकाल दिया, 10 दिन की तैयारी में मैंने नेट निकाल दिया, मैंने तो एक ही पुस्तक पढ़ी थी, उस एक पुस्तक के आधार पे ही मेरा जेआरएफ हो गया। दोस्तों, कहना चाहूँगी, इन लोगों से बच के रहिए, इन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर बार बार हम इनको सुनेंगे तो हमारे मस्तिष्क में भी एक बात आ जाएगी कि हम भी 1 महीने में ही निकाल सकते हैं, हम भी 1 महीने में जेआरएफ कर सकते हैं, हम 10 दिन में एक पुस्तक पढ़कर जेआरएफ कर सकते हैं। दोस्तों, कभी नहीं होता। जेआरएफ एक इतना छोटा एग्ज़ाम नहीं है जो कहने सुनने मात्र से क्लियर हो जाता है। हाँ, जेआरएफ का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इसको फाइट कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, फाइट कर सकते हैं, लेकिन मेहनत से। आपके पास 4 महीने का समय है, 5 महीने का समय है। आप आराम से तैयारी कीजिए और तैयारी करके सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। दोस्तों, एक ही किताब से जेआरएफ लेने वालों से मैं कहना चाहती हूँ कि एक पुस्तक पढ़ी, वो भी 10 दिन, और आपने जेआरएफ ले लिया, तो वो पुस्तक सबको बता दीजिएगा कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो 10 दिन पढ़ने से हमें जेआरएफ दे देती है। या फिर उसे पेपर सेटर का नाम बता दीजिए कि उसने कोई पुस्तक निकाली हुई है जिसे हम पढ़कर 10 दिन में जेआरएफ कर देंगे। दोस्तों, नहीं, जेआरएफ मेहनत मांगता है, सब्जेक्ट की गहराइयों पर पकड़ मांगता है, तब जेआरएफ होता है। और ऐसी ही पकड़ यदि आप बनाना चाहते हो तो अवश्य जुड़िए आप हमारे साथ। देखिए, हम कोई कैप्सूल नहीं देते हैं कि 10 दिन का कैप्सूल आपको दे दिया, 15 दिन का कैप्सूल आपको दे दिया और आपका जेआरएफ हो गया। हमारे इस चैनल पर मेहनत करवाई जाती है। 4 महीने का हमारा कोर्स का समय है। हम 4 महीने में हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स करवा देते हैं और कोर्स करवाने के बाद दावे से ये बोलते हैं कि 100 क्वेश्चन में से 95, 93 क्वेश्चन आपको करवाए हुए आएंगे। 4 महीने की मेहनत आपकी बोलेगी और वो मेहनत आपको खुद बता देगी पेपर में बैठते ही कि हमने सही समय, सही जगह समय लगाया है। एक सब्जेक्ट की गहराइयाँ, एक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बनेगी। दोस्तों, ये होता है जेआरएफ निकालना। 1 लाख रुपए में बहुत सा, अब की बार भी मैंने सुना लोग कह रहे थे 1-1 लाख रुपए में पेपर ले लीजिएगा, जेआरएफ निकल जाएगा। दोस्तों, ये हमारे भारत की विडंबना है कि पेपर, एक इतने उच्च लेवल का पेपर जिसके बारे में हम ऐसी सोच फैला देते हैं,
हम ऐसी सोच फैला देते हैं कि जेआरएफ निकालना हो तो 1 लाख रुपए दे दो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। दोस्तों, लूटने वाले बहुत हैं यदि हम लूटने को तैयार हैं। लूटने वाले बहुत हैं यदि हम लूटने को तैयार हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मात्र हमारी फीस है 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये में 4 महीने मेहनत करके आप 1 लाख रुपए बचा सकते हो। आप ये कहें कि एक विशेष प्रकार का तनाव मस्तिष्क पर बना है, उसे निकाल सकते हो, कम कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। जिसको भी पेड क्लासेज लेनी है वो इस नंबर पर संपर्क करे और पूरा शेड्यूल हमसे जान ले। मेरे नंबर हैं 94 670 75 600। आप इन पे कांटेक्ट कीजिए और अवश्य जुड़िए यदि आप वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं, वास्तव में सब्जेक्ट की गहराइयों पर पकड़ बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। आइए, अब मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ कुछ दोस्तों का मेरे पास कॉल भी आया और उन्होंने कमेंट भी किया कि मैम प्लीज़, हमारा पेपर है पंजाब का, पंजाब में टीजीटी पेपर है, मास्टर कैटेगरी का हमारा पेपर है 29 दिसंबर को। प्लीज़ मैम, 2017 में ये पेपर हुआ था, उसे आप सोल्व करवा दीजिए ताकि हमें ये अनुभव हो जाए कि किस प्रकार का पेपर आता है और हम पेपर में आने वाले क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये पेपर लेकर आई हूँ। लेकिन ये पेपर केवल उनके लिए नहीं है जो पंजाब का एग्ज़ाम देगा। यह पेपर उस हर एक इंसान के लिए है जो हिंदी साहित्य की तैयारी करता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन को पूछने की स्टाइल भी बहुत अच्छी है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मित्र बनकर धोखा देना किस मुहावरे का अर्थ है? विकल्प है पेट में दाढ़ी होना, छाती पर मूंग दलना, ओखली में सिर देना, आस्तीन का सांप होना। सही विकल्प का चयन कर कमेंट करके आपको आंसर देना है। दोस्तों, कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा आस्तीन का सांप होना। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ क्या है? ये भी एक मुहावरा है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसका अर्थ क्या है? विकल्प है बुरी तरह नष्ट होना, अनुभवी होना, तेज होना, सिद्धांतहीन होना। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिद्धांतहीन होना। अगला क्वेश्चन है, कपटी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही है? विकल्प है चिकना घड़ा, बगुला भगत, सफेद हाथी, भाड़े का टट्टू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बगुला भगत। जो बगुला भगत होता है वो उस मुहावरे का सही अर्थ होता है कपटी व्यक्ति होना। अगला क्वेश्चन है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न खालिस्तान। लोकोक्ति के खाली स्थान में क्या आएगा? ये एक लोकोक्ति है। दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है कि जो लोकोक्तियाँ होती हैं उन लोकोक्तियों के अंदर ही उनका भाव छुपा होता है, उनका अर्थ छुपा होता है, लेकिन मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने पर ही अर्थ निश्चित होता है। दूसरा एक ये भी अंतर पाया जाता है कि जो मुहावरे होते हैं उनमें अंत में ना शब्द लगाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से ना होता है या अप्रत्यक्ष रूप से ना का अर्थ जाता है, लेकिन जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनके अंत में ना लगना अनिवार्य नहीं होता है। तो इन्होंने कहा दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। क्या जाएगा? क्या थी हमारी जो लोकोक्ति थी वो? दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, राम हो जाएगा। यानी दुविधा में दोनों ही चले गए,
असमंजस में दोनों को खो दिया, ना तो मुझे माया मिल पाई और ना ही मैं भगवान को प्राप्त कर पाया। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर खालिस्तान नहीं जमती, लोकोक्ति के खाली स्थान में क्या आएगा? विकल्प है दही, सरसों, बर्फ, मेहंदी। आंसर हमारा आ जाएगा सरसों। हथेली पर क्या नहीं जमती? सरसों नहीं जमती। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी है? विकल्प है, हीरे की कद्र जोहरी जानता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, सावन हरे न भादो सूखे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, हाथ कंगन को आरसी क्या। किसका अर्थ हुआ करता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया, अधूरा ज्ञान रखने वाला अधिक दिखावा करता है। अधूरा ज्ञान रखने वाला अधिक दिखावा करता है के लिए कौन सी लोकोक्ति है? विकल्प है, अधजल गगरी छलकत जाय, अक्कल बड़ी या भैंस, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चोरी और सीना जोरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, देखिएगा आंसर हो जाएगा ए, अधूरा ज्ञान रखने वाला अधिक दिखावा करता है, इसका मतलब अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ यही हुआ करता है कि जो आधी भरी हुई गगरी होती है ना, वो बहुत अधिक छलकती है, यानी जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है वो दिखावा बहुत अधिक करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो गुणी होता है, और गुणी व्यक्ति बोलने से पहले गुणकर बोलता है, उसका अर्थ उसका प्रभाव देखकर बोलता है। लेकिन जो जिसको अधूरा ज्ञान होता है ना, वो बहुत अधिक दिखावा करता है। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विकल्प है उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास या यमक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, उत्प्रेक्षा। दोस्तों देखिए, उत्प्रेक्षा जब आपको व्याकरण करवाया जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसी प्रकार से मैं याद करवाती हूँ। उत्प्रेक्षा शब्द हमें ऊंट पर रिक्शा के जैसा दिखाई देता है, ऊंट पर रिक्शा। दोस्तों उत्प्रेक्षा, क्या कभी ऊंट पर रिक्शा हो सकता है? नहीं, केवल हम कल्पना कर सकते हैं, केवल हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो बस वही पूछा, जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाती है या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नीति प्रीति पनियोई रहत, अनंत आपे उजास में कौन सा अलंकार है? विकल्प है विरोधाभास, यमक, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति। दोस्तों जैसे अतिशयोक्ति होती है जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो इसमें भी ऐसा ही कहा है, पत्रा ही तिथि पाई ये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहते आनन आपे उजास। तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? विकल्प है कुंभन दास, रामप्रसाद निरंजनी, गोकुल दास या नाभा दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हमारा हो जाएगा नाभादास। भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नाभादास थे। अगला क्वेश्चन है, लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम मान लिया गया है? विकल्प है आखिरी कलाम, मृगावती, चंदायन, हंसावली। लोर कथा किसका दूसरा नाम माना गया है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा चंदायन। जो चंदायन का नायक होता है वो लोर हुआ करता है और नायिका चंदा होती है, तो इसे ही लोर कथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है, आलाखंड किस रासो ग्रंथ का मूल रूप है? विकल्प है बिचलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या हमीर देव रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, परमाल रासो। परमाल रासो को ही क्या कहा जाता है? आल्हा खंड कहा जाता है, और ये मूल ग्रंथ है परमाल रासो का, आल्हा खंड। और जो परमाल रासो है वो किसका है? जगनिक का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष का पर्यायवाची है? विकल्प है कैवल्य, कृशानु, केहरी, करवाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। मोक्ष का पर्यायवाची है, आंसर हो जाएगा ए, कैवल्य। कैवल्य का अर्थ भी मोक्ष होता है और मोक्ष का अर्थ भी मोक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, मयंक का पर्यायवाची है? मयंक किसका पर्यायवाची है? विकल्प है मयूर का, कुंजर का, दिनकर का या चंद्रमा का। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है, पक्षी, दांत और ब्राह्मण के लिए अनेकार्थी शब्द है। ये जो तीनों हैं इनके लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ऋतु, द्विज, खेचर या नभचर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्विज। द्विज, द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। तो पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है आपका। एक बार अंडे के अंदर पक्षी होता है, जब अंडे से बाहर निकलता है तो पुनः उसका दूसरा जन्म हुआ करता है। दांत का भी 2 बार जन्म होता है। एक प्राइमरी टीथ होते हैं जो टूट जाते हैं तो फिर पुनः अब हमारे जो स्थायी दांत होते हैं वो आ जाते हैं। और ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म माना जाता है। एक जन्म जब होता है जब वह अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरा जन्म जब होता है जब गुरु उनके अंदर ब्रह्म शक्ति को उत्पन्न कर देते हैं। तो ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म माना जाता है और इन तीनों को द्विज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि सुधार समिति में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? देवनागरी लिपि सुधार समिति से कौन संबंधित नहीं है? विकल्प है भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य चंद्रदेव या मंगल देव शास्त्री। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा ए, भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी जो हैं यह लिपि सुधार समिति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी मानक नहीं है? विकल्प है अंत, बंध, राज्य, उच्छ्वास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बंध। दोस्तों जो बंध शब्द है यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। शुद्ध मानक वर्तनी कैसे लिखी जाती है? बंध को इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए क्योंकि जो जैसे अंत में अनुस्वार लग रहा है, यदि कोई भी 5वां वर्ण आधा है और उसके बाद उसी के वर्ग का व्यंजन है तो वह 5वां वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो सही वर्तनी ये हो जाती बंध, तो ये हमारी गलत हो गई। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? विकल्प है श्याम सुंदर दास, भारतेंदु, विद्या श्रीनिवास या काका कालेलकर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो कौन थे? आंसर डी, काका कालेलकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प हमें दिए गए हैं। पहला विकल्प है, नागरी प्रचारणी सभा ने श्रीनिवास के सुझाव और एकी बाराखड़ी को स्वीकार नहीं किया। दूसरा है, नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया। तीसरा है, नागरी प्रचारणी सभा ने एकी बाराखड़ी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। चौथा है, नागरी प्रचारणी सभा ने श्रीनिवास के सुझावों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, अगर इन क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में डेफिनेट हमें ये पता है, यदि हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं 50% रिस्क से लेके। देखिए, इसमें पहला कहा कि नागरी प्रचारणी सभा ने श्रीनिवास के सुझाव एकी बाराखड़ी को स्वीकार नहीं किया, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एकी बाराखड़ी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो इसमें से कोई ना कोई एक तो अवश्य गलत है, एक हमारा सत्य और एक असत्य है। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो, बाकी ना बी होगा ना इसका आंसर डी होगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा आंसर सही है। आंसर आ जाएगा हमारा ए, नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा ने श्रीनिवास के सुझाव एकी बाराखड़ी को स्वीकार नहीं किया। एकी बाराखड़ी को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए। विकल्प है, हलंत लगाकर, वर्ण की अंतिम रेखा कम करके, खड़ी पाई हटाकर या अनुस्वार लगाकर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको यदि बेसिक जानकारी है, यदि आप गहराई से आपने इन नियमों का अध्ययन किया है तो अवश्य क्वेश्चन सही होगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कहना चाहेंगे कि मुझे कहना पड़ता आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। कुछ तो कीजिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए। अपना मत तो अवश्य दीजिए। और हाँ दोस्तों, जिसको अच्छी लगती है उसको कहना भी चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग शेयर भी बहुत कम करते हो। दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ, इतना तो आपका भी बनता है कि लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप भी जानते हो दोस्तों, लाइक शेयर से कुछ नहीं जाता, ना हमें लाइक शेयर से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हाँ वो मिलता है जो कुछ शायद आपको दिखाई नहीं देता है, जो समाज को दिखाई नहीं देता है, वो मोटिवेशन, वो हमें आपकी लाइक से, आपके शेयर से प्राप्त होता है। तो अवश्य कीजिए। चलिए, इसका जो आंसर है वो आंसर हमारा हो जाएगा खड़ी पाई हटाकर। जो भी खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनकी, जैसे मैंने ये कहा कि कोई भी खड़ी पाई का व्यंजन है, ये हमारा खड़ी पाई का व्यंजन है, ये जो लगी हुई है ना, इसको खड़ी पाई कहा जाता है। ये खड़ी पाई है। जब इसे हम दूसरे, इस मैं को यदि दूसरे वर्ण के साथ हम लिखना चाहते हैं तो इनका संयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इनका संयोजन हम खड़ी पाई को हटाकर कर देते हैं। कहने का भाव, क्वेश्चन ने यही पूछा है आपसे कि खड़ी पाई वाले जो वर्ण हुआ करते हैं उनको स्वर रहित लिखने के लिए क्या किया जाता है, तो उनको स्वर रहित यानी आधा लिखने के लिए हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित विषयों की संख्या है। पुनः देखिएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। विकल्प है 750, 692, 952 या 89। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और सही क्वेश्चन का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन जो भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा है, मैं सभी से आंसर मांगना चाहूंगी और सभी अपना आंसर अवश्य दें।
जिसने पेड क्लासेज ली है उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी। 1952 कवियों का यहाँ वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? विकल्प है ध्रुवदास, गोकुलदास, नाभादास या महेश दत्त शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा बी, गोकुलदास। जो गोकुलदास हैं उनकी जो रचना है वो रचना कौन सी है आपकी? 84 वैष्णव की वार्ता। और 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसमें कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। विकल्प है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास दोस्तों देखते ही याद आ गया होगा। कोड हमने बहुत ही इजी बना रखा है और सभी को याद भी आ गया होगा। किसका है? हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है ना दोस्तों। देखिएगा राम कुमार, राम की हमेशा क्या हुई थी? आलोचना। राम की हमेशा क्या हुई? आलोचना। ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो आप कभी नहीं भूल पाते हो। तो बस राम कुमार वर्मा पूछिए तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के लिए प्राय कितनी पद्धतियों में किया गया है? पूरा क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के लिए प्राय कितनी पद्धतियों का अवलंब लिया गया है, यानी कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है। विकल्प है 9, 5, 17, 4। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। और दोस्तों जिसने भी पेड क्लासेज ली हैं उनको मैंने लिखवाया है कि ये पद्धतियाँ कितनी होती हैं, और जिसने नहीं ली उसको भी पता होना चाहिए कि ये पद्धतियाँ कितनी होती हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा 4। दोस्तों सबसे पहली जो पद्धति थी वो पद्धति थी हमारी वर्ण कर्म पद्धति, जिसका प्रयोग गारसा तासी और किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने किया। उसके बाद में हमारे पास आया वर्णक्रम पद्धति के बाद आती है कालक्रम पद्धति। कालक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद पद्धति आई हमारे पास में विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद हमारे पास आई वैज्ञानिक पद्धति। जो वैज्ञानिक पद्धति थी ये चौथी हमारी पद्धति मानी गई थी, और यह इसमें से सबसे श्रेष्ठ जो पद्धति मानी गई वो कौन सी मानी गई थी? विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की के अनुसार मानी गई, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम तेन महोदय ने किया था। लेकिन जो कालक्रम पद्धति थी इस पद्धति के कारण ही हिंदी साहित्य का सही काल विभाजन हो पाया था। तो ये था हमारा की पद्धतियाँ काल विभाजन की, ये 4 पद्धतियाँ थी। अगला क्वेश्चन था जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। विकल्प है जिज्ञासु, विकल्प है हमारा जिज्ञासा, ज्ञान इच्छालु या जिज्ञासु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। आंसर हो जाएगा डी। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, और जानने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहा जाता है। इसी तरह से हमारे पास अनेक इच्छाएं हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है, और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक मुमूर्षु कहलाता है।
इसी प्रकार से हमसे पूछा जाता है कि अनेक इच्छाओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है मृत्यु की इच्छा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उल्टा बता दिया है, पुनः देखिएगा एक बार। एक होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। जो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा। मुमुक्षा। और जो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक होता है वो क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है, मुमुक्षु। और जो मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा होती है, मृत्यु प्राप्त करने की जो इच्छा हुआ करती है वो कौन सी होती है? वो होती है मुमूर्षा। वो होती है हमारी मुमूर्षा। और मोक्ष प्राप्त कर मृत्यु प्राप्त करने का इच्छुक क्या कहलाता है? मुमूर्षु कहलाता है। तो इस प्रकार की अनेक इच्छाएं हैं जो हमसे पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल, दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश का। जो पेड क्लासेज लेते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रिक करवाई जाती है और सदा याद भी रहती है। दोस्तों आपको भी याद आई होगी, एक ट्रिक बनवाई थी, आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे रहते हैं मोहन राकेश। आधा अधूरा भी इन्हीं का नाटक है कि आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे रहते हैं मोहन राकेश। उनके पैर तले की जमीन खिसक जाती है जब उन्होंने सिपाही की माँ को अंडे के ऊपर, सिपाही की माँ की अंडे के ऊपर थालियां टूटती हुई देखते हैं। अंडे के छिलके पर थालियां टूटती हुई देखते हैं। तो ये कोड बनाया गया है। जो मोहन राकेश के नाटक हैं और ये जो एकांकी नाटक हैं ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और पूरा कोड आप लोगों को याद आया होगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु की भाववाचक संज्ञा है। विकल्प है बाल्यकाल, बालपन, शैशव या शैशविकता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। शिशु शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आंसर आ जाएगा हमारा सी, शैशव। जो शैशव है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विकल्प है वार्धक्य, वृद्धकता, वृद्धता या वार्धकता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, वार्धक्य। वृद्ध की भाववाचक संज्ञा है वार्धक्य और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। क्या आ जाएगा? वार्धक्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की आग के लिए एक शब्द है। विकल्प है बड़वानल, मलयानल, अरण्यानल या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा ए, बड़वानल। दोस्तों देखिए ये जो आग है, ये जो अग्नि है, ये बहुत बार पूछी जाती है हमसे। 4-5 अग्नियां होती हैं जो बार बार पूछता है। एक होता है दावानल। देखिए दोस्तों, एक अग्नि होती है हमारी दावानल। दावानल कौन सी अग्नि को कहते हैं? यदि नल का अर्थ हुआ करता है आग, और आग दावा कब बोल देती है? जब वह सूखी लकड़ियों में लग जाया करती है, जब वह जंगल में लग जाती है, तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। एक होती है जठरानल, होती है हमारी जठरा नल। देखिए जठर का अर्थ क्या होता है? पेट। जठर प्लस अनल से बना जठरानल, तो जठर अनल मानी आग है और जठर का अर्थ क्या होता है? पेट।
पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल कहा जाता है। और तीसरी बच गई कौन सी? बड़वानल। बड़वानल कौन सी होती है? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। तो ये 3-4 आग हैं जो हमसे बार बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का विशेषण शब्द है। इतिहास का विशेषण शब्द क्या होगा? विकल्प है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। इतिहास में जब इक प्रत्यय लगता है तो शब्द क्या बन जाता है? ऐतिहासिक शब्द बन जाता है। इतिहास का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि का विशेषण है। ऋषि का विशेषण शब्द कौन सा है? विकल्प है उपास्य, आदृत, औरस या आर्स। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। आर्स जो है वो किसका विशेषण शब्द है? आपका ऋषि का विशेषण शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? विकल्प है 4, 2, 3 या 5। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हुआ करते हैं। एक प्रकार होता है सामान्य शब्द और दूसरा होता है पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका व्याकरण में एक ही अर्थ होता है, फिक्स अर्थ होता है, वो आपका क्या कहलाते हैं? सामान्य शब्द। और जो टेक्निकल वर्ड हुआ करते हैं, जो जिनकी अपनी कोई परिभाषा होती है, उनको पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। दोस्तों बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पे जाइए। चैनल पर जैसे ही प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट में शब्द से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। शब्द से संबंधित वीडियो खोलिए, 2 वीडियो हैं और उनमें संपूर्ण शब्द की जानकारी आपको दी गई है। ज़्यादा जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? विकल्प है जैसा, स्वर जैसा, अंग जैसा या इनमें से कोई नहीं। विसर्ग का उच्चारण कैसा हुआ करता है? आंसर हो जाएगा हमारा ए, है जैसा। जो है होता है, जो हलंत नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब है स्वर रहित है। तो जो विसर्ग का उच्चारण होता है वह स्वर रहित है के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर लय से ध्वनियां हैं। विकल्प है कंठे, लुंठित, वर्तस्य, मूर्धन्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। और दोस्तों उच्चारण स्थान का अब की बार नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इवनिंग शिफ्ट में भी और मॉर्निंग शिफ्ट में भी। उच्चारण स्थान को यदि आप बहुत गहराई से समझना चाहते हैं और स्थायी ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में उच्चारण स्थान की वीडियो देखिए और उसके आधार पर एक बार यदि देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। देखिए हमने देखा लय और से। लय और से देखते ही हमारे मस्तिष्क में आया होगा कि एक कोड बनवाया हुआ है उच्चारण स्थान में और कोड बनाया हुआ है तय, लय, से, तलस। अब तय में तय क्या है? आपका एक वर्ग है, एक व्यंजन का वर्ग है, लय और से। इन सबका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है आपका? बताइए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तलस एक आता है, लय और ये जो से होता है इसका उच्चारण स्थान क्या आता है आपका?
दंत हुआ करता है। तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब कहोगे मैम इसमें दंत तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, दंत नहीं दिया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्तस्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं ल और स, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो वर्तस्य माना जाता है। संस्कृत में इसको वर्तस्य कहते हैं। जो दांत के पास जो कठोर मसूड़ा हुआ करता है उसी को क्या कहते हैं, वर्तस्य कहा जाता है। तो बिल्कुल ये दंत मूल भी कह सकते हो या वर्तस्य भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। विकल्प है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। सही विकल्प का चयन कर आंसर हमें देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, यमक। यमक क्या है, शब्द अलंकार है। दोस्तों अलंकार तीन प्रकार के हुआ करते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उभय अलंकार में श्लेष अलंकार, मात्र श्लेष अलंकार को रखा गया है। बाकी जो अलंकार हैं उनमें कुछ शब्द अलंकार हैं और कुछ अर्थ अलंकार हैं। जो उपमा है ये भी आपका अर्थ अलंकार है, रूपक भी अर्थ अलंकार है और उत्प्रेक्षा भी अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार कौन सा है आपका, यमक है। शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जिनके अंतर्गत शब्द के आधार पर चमत्कार पाया जाता है, वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर पाए वो अर्थ अलंकार कहलाता है। और जब दोनों के आधार पर चमत्कार होता है जैसे श्लेष में, तो वो आपका क्या कहलाता है, उभय अलंकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुषुप्ति का विलोम है। विकल्प हैं सुप्त, शुश्रूषा, अचेतन या जागरण। सुषुप्ति का विलोम है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, जागरण। देखिए उसने दिया सुषुप्ति, सुषुप्ति का क्या हो जाएगा, जागरण। अगर सुषुप्त शब्द दे देता, सुषुप्त शब्द दे देता तो क्या हो जाता, चुस्त शब्द उसका हो जाता। लेकिन यहाँ सुषुप्ति शब्द दिया तो जागरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो शुश्रूषा दिया गया है ना इधर, शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है, सुनने की इच्छा, शुश्रूषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, दशा से तुलना की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार हुआ करता है। विकल्प है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या संगति अलंकार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तुलना की जाती है तो वहाँ कौन सा हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाया करता है। जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है विशेष रूप, गुण, दशा आदि के कारण, तो वहाँ उपमा अलंकार हुआ करता है। जैसे उपमा अलंकार में क्या आता है, मुख्य रूप से वाचक शब्द निकलते हैं सा, से, सी। सा से सी जो शब्द हैं यह तुलनात्मक शब्द हैं, उसके जैसा। सा, से, सी ये सभी आपके क्या होते हैं, तुलनात्मक शब्द हुआ करते हैं। एक की तुलना दूसरे से करवाते हैं, एक के गुण दूसरे के गुणों के साथ तुलना करवाते हैं एक के गुणों की, तो वो क्या होता है आपका उपमा अलंकार हुआ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा कौन सी है और इसमें कितने कांड हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। विकल्प है अवधि और 7 कांड, अवधि और 12 कांड, अवधि और 9 कांड, ब्रज या 9 कांड। आंसर आ जाएगा, सभी जानते हैं क्या, अवधि और 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और दोस्तों ये जो 7 कांड हैं, इन 7 कांडों को क्रम से भी आपसे पूछ लिया जाता है।
तो तुलसी कृत जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड हैं और उसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, शुद्ध अवधी भाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? निम्बाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या श्री भट्ट? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। द्वैतवाद, आंसर क्या हो जाएगा? बी, माधवाचार्य। दोस्तों एक बहुत अच्छे कोड से हमने याद करवाया हुआ है, द्वैतवाद है, द्वैत का अर्थ है दो, और दो कौन थी? माधव की पत्नियां। जो माधव हैं उनकी 2 पत्नियां थी और दोनों में भी हमें भ्रम हो गया था कि राधा है या रुक्मणी। तो इनका जो संप्रदाय पूछा जाए तो संप्रदाय कौन सा होता है? इनका ब्रह्म संप्रदाय हुआ करता है, और ब्रह्म को हमने ये वाला ब्रह्म बना दिया कि माधव की 2 पत्नियां, दोनों में भी हमें भ्रम हो गया, यानी ब्रह्म संप्रदाय था इनका। जितने भी वाद हैं उनके संस्थापक और उनके जो संप्रदाय है ये सभी मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सर्च कीजिए और 2 बार देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, इतने आसान तरीके से आपको करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्क के अनेकार्थी हैं। विकल्प है व्याख्या, प्रयोजन, उद्देश्य। दूसरा है सार, सारांश, विमल। तीसरा है आकाश, कपड़ा, सूर्य। चौथा है नभचर, अंशुमाली और रश्मि। अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अर्क माने क्या होता है? आकाश होता है। अर्क माने क्या होता है? कपड़ा होता है। अर्क माने क्या होता है? सूर्य भी हुआ करता है। तो अर्क की अनेकार्थी शब्द का अर्थ आकाश भी है, कपड़ा भी है और सूर्य भी है। अगला क्वेश्चन है, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों में से आदि 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 का सही युग्म है। विकल्प है शुरुआत, वगैरह, शुरू, मध्य, आरंभ, अभ्यस्त, वगैरह, आरंभ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जो पहला आदि है जिसमें दी छोटी है, इसका अर्थ हुआ करता है आरंभ, और दूसरा जो आदि शब्द है इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। हम कहते हैं ना कि इस आदत का तू तो आदि हो गया है। आदि हो जाना, लत लग जाना। तो ये जो आदि है इसका अर्थ होता है अभ्यस्त हो जाना। और पहला जो आदि अंत है, आदि अंत, आदि का अर्थ है प्रारंभिक और अंत का अर्थ है अंत हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आरंभ। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द जलज और जलद का सही युग्म है। विकल्प है कमल चंद्र, सूर्य कमल, नीर क्षीर, कमल बादल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए जलज, ये जल प्लस जय शब्द से बना हुआ है, जल प्लस जय, और जय का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जल का अर्थ है जल। जो जल में उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं? जलज कहा जाता है, और जल में उत्पन्न कमल होता है आपका। उसके बाद जो शब्द है ये है जलद, तो ये बना आपका शब्द जल प्लस दै से। दै का अर्थ होता है लदा हुआ, भरा हुआ, और जल का अर्थ जल है। जो जल से भरा हुआ है वो क्या है? आपका बादल है। तो एक जलज का अर्थ होता है आपका कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? विकल्प है केशव, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। देखिए जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आती है तो वहाँ तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती,
है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आते ही तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती है कि किसको पहला माने और किसको नहीं माने, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का आरंभ, चिंतामणि से रीतिकाल का आरंभ माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो बस याद रख लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते ही हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है कि कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ से नहीं हुआ, यानी चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष, बाणभट्ट की आत्मकथा में अध्यायों को किस नाम से अभिनिहित किया गया है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेख है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसके अंतर्गत जो अध्याय हैं उन अध्यायों को क्या कहा गया है, संकल्प, उच्छ्वास, समय या भाग। संकल्प कहा गया, उच्छ्वास कहा गया, समय कहा गया या भाग कहा गया। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा उच्छ्वास। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके अध्यायों को उच्छ्वास नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकरत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। जो पेड क्लासेज अभी अभी जो शुरू हुई हैं उनमें कल की क्लास में ही यह आपको बहुत अच्छे से करवाया गया था कि राहुल सांकरत्य ने प्रथम कवि किसको माना है। विकल्प है मुल्ला दाऊद, सरहप्पा, चंदबरदाई या जिंदत सूरी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सरहप्पा। सरहप्पा को क्या माना है, राहुल सांकरत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना। सरहप्पा के अन्य नाम भी आपको याद आ गए होंगे, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये इन्हीं के नाम हैं, इन्हीं को आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः मानी जाती है। मतलब सिद्धों की संख्या कितनी और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। और साथ साथ मैं क्वेश्चन ये भी बोल रही हूँ कि ये किसके द्वारा मानी गई है ये संख्या, वो भी आप कमेंट करके अवश्य लिखें कि सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः कितनी मानी गई और किसके द्वारा मानी गई। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। सिद्धों की संख्या किसके द्वारा मानी गई और कितनी मानी गई। सिद्धों की भी और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है नाथों की भी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। जी दोस्तों, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, ये मानने वाले कौन थे, और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है और ये मानने वाले आपके कौन थे। देखिए, सिद्धों की संख्या आंसर हो जाएगा हमारा ए। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। किसने मानी है, राहुल सांकरत्य ने। राहुल सांकरत्य ने सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 मानी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को पूर्णतया अप्रामाणिक मानने वाले चिंतक कौन हैं। विकल्प है सुनीति कुमार चटर्जी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास या गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और ये बहुत ही आसान कोड के साथ आपको करवाया हुआ है। जिसने पीछे पेड क्लासेज ली थी उनको सदा के लिए याद रह जाएगा, इतने आसान कोड से करवाया हुआ है। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पृथ्वीराज रासों से संबंधित जो वीडियो बनी हुई है उनको जाकर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुमाण रासों के रचयिता कौन है। विकल्प है दलपति विजय, सारंगधर, नरपति नाल है
या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दलपति विजय। हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि हमें खुमाण कब हो जाता है, खुमाण यानी गुमान, हमें खुमान कब हो जाता है? जब हम दल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमें खुमाण हो जाता है यानी गुमान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ है जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है? विकल्प है बिसलदेव रासो, नेमिनाथ रासो, हमीर रासो या प्रमाल रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है आपको। आंसर दीजिए। आंसर क्या है? हमीर रासो। हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, इसकी कोई प्रतिलिपि अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्त कवि नहीं है? विकल्प है नाभादास, ईश्वरदास, प्राणचंद चौहान या श्री भट्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। देखिए, जिसने पेड क्लासेज ली है उन्हें कोड याद आ गया होगा देखते ही। राम भक्त कवियों का कोड मैंने बहुत आसानी से आपको करवा रखा है। तो उसमें केशव और तुलसी का फूल लेकर ईश्वर की पूजा दिल से करना चाहते हैं, हृदय से करना चाहते हैं और नभ में खड़े हो जाते हैं सेना के, कि ईश्वर की पूजा दिल से करना चाहते हैं और नभ में खड़े हो जाते हैं सेना के, कहते हैं हे प्राणनाथ शिष्य बना लो। तो देखिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए ईश्वरदास भी आ गया है, नभ में खड़े होने से नाभादास भी आ गया है, प्राणनाथ से प्राणचंद चौहान भी आ गया। आंसर क्या बच गया हमारा? डी श्री भट्ट। अगला क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? विकल्प है राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सखी संप्रदाय। ये संप्रदाय की वीडियो भक्तिकालीन कुछ संप्रदाय हैं जिनकी वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये आसान कोड के साथ याद करवाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, पलटू साहब किस काल के कवि हैं? विकल्प है आदिकाल, अपभ्रंश काल, भक्ति काल या रीति काल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। पलटू साहब किसके हैं? आपके रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? विकल्प है कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत और विष्णु प्रिया। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों, आंसर के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है तथा उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। कब का था? 1914 का। 1914 में प्रकाशित हुआ था प्रिय प्रवास। एक कोड बनाया था कि 14 साल की उम्र में ही हमारे प्रिय तो क्या कर गए हैं? प्रवास कर गए हैं। तो अब हमें पारिजात से क्या लेना? हम तो वैदेही वनवास करेंगे। और इतना सुना तो सुनते ही कृष्ण ने शतक मारा और अपना रहस्य खोल दिया। रस कलश लेकर जा रही गुजरी को चुभते चोभते मारे जो उनको चोखे लग गए। तो ऐसे करके कोड बनवाया हुआ है आपका खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। और ये है किसका? आपका हरियोध जी का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदुकालीन रस कलश रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस कलश रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों, आ ही गया है आपके समक्ष, है ना। अभी कहा था कि रस कलश लेकर जा रही गुजरी को चुभते चोभते मारे जो उनको चोखे लग गई। तो किसका हो जाएगा ये? विकल्प है नाथुराम शर्मा शंकर, हरियोध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या बाल मुकुंद गुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा?
हरियोद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के शुद्ध नीतिकार, ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल के शुद्ध नीति काव्यकार कवि कौन है? विकल्प है भगवान दीन, मुसरीदेव, राम सहाय दास या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बताइए आंसर दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा राम सहाय दास, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, उमर खयाम की रुवाइयों का प्रभाव निम्नलिखित में से किसकी आरंभिक रचनाओं पर है? विकल्प है रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री या महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। किस पर दिखाई देता है हमें? आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ से सम्मानित कृति कौन सी है? विकल्प है उर्वशी, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय या रेणुका। ज्ञानपीठ से सम्मानित कृति कौन सी है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, कौन सी? सॉरी, आंसर हो जाएगा ए, उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा क्या है? विकल्प है कविता, निबंध, कहानी या उपन्यास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है आपका। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये दोनों ही क्या है? इनके उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? विकल्प है ब्रजनंदन सहाय, बालदेव प्रसाद मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी या देवकी नंदन खत्री। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद युग के सबसे अक्कड़ उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? विकल्प है बनारसी दास चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र या विश्वनाथ शर्मा कौशिक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अक्कड़ उपन्यासकार कौन माने गए हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र माने गए हैं। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन ही आज मैं करवाती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक, ये आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो पुनः कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों एक अच्छे से व्यूवर ये कहें कि अच्छे व्यूवर होते हैं, देखने वाले ज़्यादा होते हैं तो पढ़ाने वाले का भी मन बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसके लिए अवश्य आप लोग इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।